नमस्कार, मैं संकेत शेखर। आप देख रहे हैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रहा हूं और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग के माध्यम से आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 दैट इज़ ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ाऊँगा और ये लेक्चर हमें इंटरनेशनल बिजनेस जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं और जो हमारा इकॉनमी का जो फोर्थ सेक्टर है जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सवाल यह है कि ओपन इकॉनमी क्यों? ओपन इकॉनमी का मतलब क्या? ओपन इकॉनमी का मतलब पहले हम समझते हैं कि ओपन इकॉनमी का मतलब क्या होता है। ओपन इकॉनमी का मतलब यह होता है कि व्हेन समवन, अगर कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है, डिमांड करने लायक है, देश के हित के विरुद्ध नहीं है, वो सारी चीजें जब वो डिमांड करता है, उसके पास पैसा भी है, उसका लॉ भी अलाउ कर रहा है, उसकी जो सॉवरेन इंटरेस्ट है वो भी हैम्पर नहीं हो रहा है और सामने वाला मतलब दूसरी कंट्री का जो व्यक्ति है, जो एक्सपोर्टर है, जो सरकार है, वो देने के लिए तैयार है, तो ओपन इकॉनमी इसी को हम कहते हैं। जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है तो हम इसको ओपन इकॉनमी कहते हैं। हम कहते हैं फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब यहां पे ये नहीं है कि प्राइसलेस ट्रेड। कई बार फ्री ट्रेड को कंफ्यूज करके ये कहा जाता है, फ्री ट्रेड मतलब क्या? फ्री ट्रेड मतलब यह होता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके ट्रेड पे नहीं होगा। आपका जो प्राइस है वो तो आपको देना पड़ेगा, प्राइस के अलावा जो ड्यूटीज है वो भी आपको देनी पड़ेगी, एवरीथिंग आपको देना पड़ेगा। ओपन इकॉनमी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होती है या कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे देश के लोग डिमांड करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वो चीज़ हमारे देश में किसी कारण से नहीं बन रही होती है, तो हम एक दूसरे देश के संपर्क में आते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें ये प्रोडक्ट दे दो और इसके एवज में इतने पैसे ले लो। और कई बार हम उनको मदद भी करते हैं। स्टील हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद करने में जब ये पूरा इन्वायरमेंट बनता है तो उसी को हम लोग एक ओपन इकॉनमी कहते हैं। जब हम खुला छोड़ देते हैं, मतलब एक ब्रिटेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति कोई सामान अगर बनाता है तो झारखंड में बैठा हुआ एक गांव का व्यक्ति उसको कंज्यूम कर सकता है। यही एक ओपन इकॉनमी है, जहां पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, जहां पे कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है। एक पूरा विश्व एक मार्केट है, ठीक है, और हर एक व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है वो उस मार्केट का एक ट्रांजैक्शन करने वाला एक मेंबर है, और जो कोई भी कुछ भी सप्लाई कर रहा है तो वो उसको सप्लाई करता है, तो वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट और ओपन इकॉनमी का मेंबर है। प्रश्न यह उठता है कि ओपन इकॉनमी के जो उद्देश्य होते हैं वो मेन उद्देश्य क्या होते हैं और ओपन इकॉनमी को हम कैसे समझे। अगर मैं कहूं ओपन इकॉनमी का मतलब क्या होता है तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले ओपन इकॉनमी को समझने के लिए आपको थोड़े से लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज ओपन इकॉनमी? तो पहली चीज है आउटपुट मार्केट। ओके, कैन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विथ अदर कंट्रीज। दूसरे देश के साथ जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, जो आपका प्रोडक्शन है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले लेक्चर्स में, बहुत जगह हमने चर्चा की। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके देश में कभी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको दूसरे देश के लोगों को उसकी मदद करते हैं।
उसके बाद आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैरियर खत्म हो जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। यू कैन बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि आप एक दूसरे की कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको कुछ ज़रूरत है पैसों की, तो आप पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं इसको हम लोग कहते हैं ओपन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, और तीसरा होता है लेबर मार्केट। लेबर कैन बी एक्सचेंज, लेबर भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, हमारे यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन इकोनॉमी में बेसिकली किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जब हम दूसरे कंट्री के साथ जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको इसका लेखा जोखा भी रखना पड़ता है। तो लेखा जोखा रखना पड़ता है तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। उसकी चर्चा हम तुरंत ही करेंगे, जल्द ही करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ओपन मार्केट में जब हम डील करते हैं तो हम किसकी करेंसी और कैसे करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन का जो मनी है, पैसा है, वो कैसे पहुंचता है। इसके देखिए बहुत प्रोसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ईजिली उसको बता रहा हूं। लेट्स से कि अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया तो आपका पैसा आपको आईएनआर में मिलता है, आपका पैसा आपको आईएनआर में मिलता है। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आप जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको उस करेंसी का पैसा आपको देना पड़ता है। ये काम हमारे लिए कौन करता है? हमारे लिए ये काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, मान के चलिए कि आपने कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए इंडियन है और 60,000 रुपये US डॉलर है। तो आपको $60,000 नहीं, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आपको खर्च करने के लिए आपके पास रुपया चाहिए, आपके पास डॉलर से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ की सरकार जो है $60,000 जो है वहाँ पे सरेंडर करती है, वहाँ के लोग वहाँ पे सरेंडर करते हैं और उसके बाद आपको क्या मिलता है, मतलब वहाँ से उनका रिजर्व कम हो जाता है और यहाँ पे आकर के वो रिजर्व आ जाता है। ठीक है, $60,000 वहाँ से ड्रॉ हुआ और आपके फॉरेन एक्सचेंज बैंक में आ गया, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ गया। सरकार ने उसको चेक किया, सरकार ने उसको कन्वर्ट किया और आपको 1 लाख रुपए आपके पास दे दिए। इसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं कि आपकी करेंसी को दूसरी करेंसी की वैल्यू कैसे इक्विवेलेंट है और कितनी वैल्यू है। पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सचेंज कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया कि जिस देश का एक्सपोर्टर होगा, सिंपल सी बात समझिए, जिस देश का एक्सपोर्टर होगा उसको उसी देश की करेंसी में पैसा उसके हाथ में जाएगा। जो इंपोर्टर होगा और जहां से इंपोर्ट कर रहा होता है वहां की करेंसी उसके सरकार को उसको सरेंडर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो आप इंपोर्ट करेंगे तो आप तो पैसा आईएनआर में देंगे क्योंकि आपके पास आईएनआर है। आपकी सरकार क्या करेगी, उस पैसे को एक्सचेंज करेगी, उस पैसे को एक्सचेंज करेगी और जिस जगह से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहां का फॉरेन रिजर्व जो है हमारे यहाँ से निकलेगा। लेट्स से आप अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व का मतलब ये होता है जहाँ पे सारी विदेश की जो करेंसीज होती है उनका एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। वहाँ से जितने भी वैल्यू का आपका इंपोर्ट है उतनी वैल्यू वहाँ से ड्रॉ हो जाती है और उनके पास चली जाती है।
ठीक है, तो इस तरीके की बात होती है। और सेम गोज विथ लेबर, अगर लेबर को वहाँ पे करना है तो ये वहाँ भी फॉलो होता है। और फाइनेंशियल मार्केट भी उसी तरीके से होता है कि जहाँ से जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट जहाँ से भी सेल हो रहा है, उसको उसी करेंसी में पैसा चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ से प्रोडक्ट का ओरिजिन है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको उसी रूप में पैसा चाहिए होता है और उसी करेंसी पे पैसा चाहिए होता है। अब सवाल ये है कि दो संस्थान हैं जो कि ट्रांजैक्शन को देखती है, और एक संस्थान है जो कि ट्रेड को देखती है, और एक संस्थान है जो कि लेबर के इश्यूज को देखती है, इमिग्रेशन इश्यूज को देखती है। तो जब हम प्रोडक्शन और ट्रेड की बात करते हैं तो वो संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, जब हम करेंसीज की बात करते हैं, या फिर जब हम बैंक की बात करते हैं, तो दो संस्था है, वो एक है आपका वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। इन दोनों को ट्विंस कहा गया है। IMF हमेशा कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नजर रखती है, करेंसी पे नजर रखती है, फॉरेन एक्सचेंज पे नजर रखती है, और वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट पे नजर रखती है कि एक देश में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसमें कितने फाइनेंस की नीड है, कहां तक वो डेवलपमेंट, उसकी मैपिंग करती है। और IMF का काम ये होता है कि देश में फिस्कल पोजीशन कैसा है, बोरोइंग कैसा है, लेंडिंग कैसा है, करेंसी का रेट क्या चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या सिचुएशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह होता है कि एक देश जब दुनिया की दूसरी देशों के साथ जब ट्रांजैक्शन करता है, वो ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, ट्रेड के लिए हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, ग्रांट के लिए हो सकता है, रिलीफ के लिए हो सकता है, किसी भी माध्यम से फॉरेन रेमिटेंस हो सकते हैं, मदद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कि कुछ फैमिली हैं जिनके जो बच्चे हैं वो विदेश में चले गए हैं और वो वहाँ पे NRI हो गए, मतलब बहुत दिन से इंडिया में नहीं आ रहे हैं लेकिन इंडिया के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन जो इंडिया का दूसरे देशों के साथ होता है, उसका जो लेखा जोखा रखने का काम करता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा कि शब्द ही कह रहा है कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस हमेशा बैलेंस होता है, मतलब जो रिसिप्ट साइड है, जो जितना पैसा आपको आया है और जितना पैसा गया है, इन सारी चीजों का लेखा जोखा रखने का काम कोई करता है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करता है। अर्लियर, इससे पहले, बहुत पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट आया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम व्यापार के माध्यम से ही, व्यापार के लिए ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें होती है। हमारे लेबर वहां पे जाते हैं, हमारी एम्बेसीज है वहां पे, उनके लेबर कुछ यहाँ पे आते हैं, वहां पे कई बार हमको मदद मिलती है बहुत सारे देशों से, कई बार हम मदद करते हैं। तो इन तमाम तरीकों के जरूरतों को लेकर के जब खर्च होता है या कुछ रिसिप्ट होता है या कुछ हम पेमेंट करते हैं, उसका सारा लेखा जोखा जो बना करके रखा जाता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम, जैसे ट्रेड का होता है, जैसे बिजनेस का होता है, जैसे उसको हमने क्या किया है, उसका हमने एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनाया जाता है। तो इस बात को मान करके चलिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि सरकार के तरफ से जो भी खर्च किया जा रहा है, ठीक है, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर, और उसके देश में जो भी पैसा आ रहा है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले दो चीज आपको मैं और समझाना चाहूंगा। एक होता है इंजेक्शन एंड दूसरा होता है लीकेज। ये क्या होता है, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। और दूसरा होता है इंजेक्शन। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। जब देश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा हो, जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देश में डोमेस्टिक इकोनॉमी के डिमांड को बढ़ा दे, ठीक है, जब देश में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कारण, फॉरेन ट्रेड के कारण या फॉरेन इंटरवेंशन के कारण अगर आपके देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए वैसे प्रोडक्ट का जो देश में प्रोड्यूस हो रहा है, तब उसको हम लोग लीकेज कहते हैं। और अगर देश में अगर सर्कुलर फ्लो होने की वजह से, ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग इंजेक्शन का नाम देते हैं। ये आपको आगे भी टर्म मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। तो कहने का मतलब अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आते हैं, ठीक है। बीओपी रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स and other exchange between country and rest of the world। वो तमाम तरीके के ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक नेचर का है, जो इकोनॉमिक नेचर का है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको जगह दी जाती है। उससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। ये तो मैंने पहले भी बोला था। अब जो समझने वाली बात यह है कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, उसको हम थोड़ा सा अभी डिटेल में देखेंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता कैसे है, किस आइटम के अंदर क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंदर ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। जो करंट है, जो फ्लो है, ठीक है, जो फ्लो है, जो हो रहा है, जो रेकरिंग नेचर का है, जो होता रहता है, वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। इसके अलावा एक चीज और आइडेंटिफाई करने का तरीका है करंट अकाउंट को, जो देश के जीडीपी को और नेशनल इनकम को प्रभावित करे। मेरे कहने का मतलब या तो उसको बढ़ा दे या उसको घटा दे, प्रभावित दोनों तरीके से होता है। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। और दूसरा मैंने क्या बोला, जो रेकरिंग है, जो होता रहता है, जो हो रहा है, वो सारी चीजें जो रेकरिंग नेचर की है वो करंट अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि ट्रेड इन गुड्स में क्या आता है। ट्रेड इन गुड्स में आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट को हमेशा हम एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को हमेशा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्विसेज भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है। आपके यहाँ गुड़गांव में, नोएडा में, हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलोर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोवाइड करती है।
तो वो भी एक ट्रेड ऑफ सर्विसेज हो गया। ठीक है, अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट से मतलब यहाँ पे है कि जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए रिसिप्ट, रेमिटेंसेस, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ग्रांट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका करंट अकाउंट के अंतर्गत आता है। जो चीज़ें होती रहती है, जो रेकरिंग है, वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर आता है। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को हम देख रहे हैं। इसको हम 3 वर्टिकल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये वाइट बोर्ड थोड़ी छोटी है, तो मैं हो सकता है कुछ और समझाने के लिए आपको मिटाना पड़े। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। ट्रेड इन सर्विसेज, और तीसरा है ट्रांसफ़र पेमेंट। ये मेनली करंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं जो हमको देखना है। इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मैं एक्स और एम लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज जो है, इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। नेट फैक्टर इनकम, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखेंगे तो मैंने फैक्टर इनकम के बारे में समझाया हुआ है। और एक होता है नेट नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से दोबारा स्टार्ट करूँगा। नेट फैक्टर इनकम, और दूसरा होता है नॉन नेट फैक्टर इनकम। बारी बारी से देख लेते हैं। फिर नॉन नेट फैक्टर इनकम, देखिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें हमने अपना लैंड लेबर कैपिटल नहीं दिया है, फिर भी हमें कुछ सर्विसेज मुहैया कराई जाती है। तो जिसमें हमने अपने लैंड लेबर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल और जितने भी फैक्टर है उसको इम्प्लाई किया है, और उसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो रहा है या उसकी वजह से हमें उसको नोट करना पड़ रहा है, वो सारे के सारे इनकम फैक्टर इनकम होते हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें हमने अपना लैंड लेबर कैपिटल कुछ भी नहीं दिया है, या फिर एक चीज़ दिया है और उसके बदले में, उसके एवज में मुझे सर्विस मिल रहा है और हम पैसा दे रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, वो नॉन नेट फैक्टर इनकम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें आगे आ गया आपका नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हमारे एम्प्लॉय ने क्या दिया है, हमारे एम्प्लॉय ने आपके यहाँ सर्विस दी है, इसलिए आप हमें पैसा दे रहे हैं, या आपके एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ सर्विस दी है इसलिए हम उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके वजह से हमको इंटरेस्ट मिलता है, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेथड होती है, उसकी वजह से जो हमें पैसा मिलता है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब जैसे नॉन नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया कि आप शिपिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्या हो गई, वो नॉन नेट फैक्टर इनकम है, जिसमें सब लोगों ने सब कुछ नहीं दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी अगर पैसा देगा तो उसको वो सर्विस मुहैया करा लिया जाएगा, लेकिन एक कंपनसेशन, सैलरी बिना सर्विसेज के आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये इसके में आपको फ़र्क समझना है। फिर आपका आ गया ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, उसके बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके थे। तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस करना होता है। 2 तरीके के बैलेंस होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि मैंने बोला कि पहले हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड तक ही निकाल करके छोड़ देते थे, पहले ड्यूरिंग 80 और 90 की बात कर रहा हूँ। 90s मतलब 1990 नहीं, बल्कि 1800 और 1900 की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि BOT एंड BOI कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो कि विजिबल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका आ गया गुड्स, और इसमें आ गया आपका इनविजिबल, जैसे सर्विसेज हो गए। ठीक है,
तो इसका इन दोनों का हम लोग बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर बैलेंस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं। बैलेंस नहीं होता है तो वो क्या करते हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उसको बैलेंस कैसे भी करते हैं ये भी चर्चा करेंगे। और दूसरा जो हमारा अकाउंट है दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लास्ट में करंट और कैपिटल को जोड़ करके हम पूरी बैलेंस शीट के कैलकुलेशन को निकालते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूं, जिससे या तो एसेट बढ़े, एसेट घटे, लाइबिलिटी कम हो, नंबर 1। जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन फ्यूचर, अर्निंग कैपेसिटी इन फ्यूचर बढ़े घटे, नंबर 2। नंबर 3, जो कि देश के एसेट एंड लाइबिलिटी को प्रभावित करे, वैसे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कैपिटल अकाउंट रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑफन नहीं होते हैं, प्रायः नहीं होते हैं, एवरी 10 डेज और 4 डेज और 15 डेज पे नहीं होते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होता है, पॉलिसी होता है और कम अंतराल पे होते हैं वो। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतराल पे होते हैं, माफ कीजिएगा मुझे, मतलब ज्यादा टाइम इंटरवल पे होता है और बहुत लंबे समय के बाद होता है। ठीक है, ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन related to acquisition of asset एंड लाइबिलिटी भी हम लोग एक्वायर कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लाइबिलिटी, नॉट रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग नहीं होता है, और चौथा क्या है, इंक्रीज इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी, जो कि हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। ठीक है, और पांचवा हम मान सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली क्या होता है, इकोनॉमीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। अब इसके हम कंपोनेंट्स को देखेंगे। ठीक है, एक पहला आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से आपका एसेट बढ़ सकता है। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई हो गया, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कि आपको सिर्फ आपके एसेट्स में हमने इन्वेस्ट किया, आपको डेट दिया, आपके पोर्टफोलियो में हमने इन्वेस्ट किया और आपके प्रॉफिट से सिर्फ हमें मतलब है। और एक होता है कि आपके ओन एंड कंट्रोल से भी हमें मतलब है, तो वो हो जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका हो गया एफडीआई हो गया, उसके बाद आपका डायरेक्ट कैपिटल फ्लो हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया। तो इसमें हमें थोड़ा कंपनी के लॉ एंड ऑर्डर, कंपनी के मेंटेनेंस से भी मतलब होता है। लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जैसे एफआईआई हो गया,
हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ मतलब होता है कि हमें एक ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट आ जाए हमारे पास। देन उसके बाद एक्सटर्नल बोरोइंग। देखिए इसमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे भी और आपके पास आएगा भी, एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे भी और आप देंगे भी, ठीक है। जैसे ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया, हम लोग देते रहते हैं और लेते भी रहते हैं, ठीक है। आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक्सटर्नल असिस्टेंस, इसमें आपका आ गया गवर्नमेंट एड, ठीक है, ग्रांट, गवर्नमेंट एड हो गया, इंटर गवर्नमेंटल लोन्स, गवर्नमेंटल लोन्स होते हैं, ठीक है। कई बार हमें दूसरी सरकारें जो हैं वो लोन्स देती है, तो ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब हम इसकी टेक्निकलिटीज पे आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि अमाउंट से, नंबर से आपको बैलेंस कर देना है, अगर नहीं भी होगा तो। क्यों करना है? देखिए बीओपी में दो साइड होते हैं, ठीक है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। ठीक है, किसी भी चीज को आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। अब समझिए कि करंट अकाउंट को जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पहले हम उनको लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को मैंने पहले बता दिया करंट अकाउंट के अंदर क्या आते हैं। करंट अकाउंट में जो भी चीजें रिसीव होगी, ठीक है, बेचा, एक्सपोर्ट किया तो पैसा आया, इंपोर्ट किया तो पैसा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब, एक एग्जांपल में लिख देता हूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, एफडीआई रिसीव, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टेड। तो ये एक बैलेंस बनता है। और कई बार क्या होता है कि रिसिप्ट और पेमेंट बैलेंस नहीं होते हैं, और ज़्यादातर मामले में यही होता है, रिसिप्ट और पेमेंट बैलेंस नहीं होता है। तो रिसिप्ट और पेमेंट बैलेंस नहीं होता है तो या तो रिसिप्ट ज़्यादा होगा या तो पेमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, और मैंने पहले ही आपको बोला कि ये चीज़ आप नोट करके रखिए, बीओपी शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। अगर रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड से ज़्यादा है तो मान के चलिए कि रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड से ज़्यादा है, तो पेमेंट साइड को बराबर करने के लिए हम लिखते हैं सरप्लस, बजट सरप्लस, बीओपी सरप्लस, ठीक है। और अगर पेमेंट साइड ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, तो हम लिखते हैं बीओपी डेफिसिट, ठीक है, बीओपी डेफिसिट। अब इस पे हम बाद में जाएंगे कि सिर्फ हम फिगर को ही सही करते हैं या फिर कुछ पॉलिसी चेंज भी करते हैं। ऑब्वियसली पॉलिसी चेंज करते हैं और हम इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कोशिश करते हैं, होता नहीं है कि रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा ये क्या सिचुएशन होता है और सरप्लस और रिसिप्ट क्यों होता है ज़्यादा, क्यों सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन क्यों आती है, और हम क्या करते हैं, हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ पॉलिसी मेकर हम क्या करते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसको हम कैसे ठीक करते हैं, सिर्फ फिगर ठीक कर देते हैं और अपने लोगों को दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। हम डेफिसिट पता कर लेते हैं कि कितना है, हम सरप्लस पता कर लेते हैं कितना है, और आईएमएफ हमें बताती है कि आप, आईएमएफ देखिए क्या करती है, हर
कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को देखती है कि वो डेवलपिंग है, डेवलप है, कितना डेवलप होने की ज़रूरत है, क्या है, कितना कहाँ इन्वेस्टमेंट होने की ज़रूरत है। अगर सही कारण के वजह से अगर डेफिसिट हो रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। आप कहेंगे कि ये कैसी बात हो गई कि रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो कहाँ से पैसा आएगा, क्या करेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। होल्ड ऑन, ऐसा नहीं है। किसी भी देश की क्या होती है, कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट चाहिए, आपको रोड्स चाहिए, आपको पार्क्स चाहिए, आपको बिल्डिंग्स चाहिए, नौकरी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। और आपके अगर देश में नहीं है तो बाहर से आप मदद लेंगे ना। आप इंपोर्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करेंगे और फिर आप उससे कुछ बनाएंगे और फिर आप उसको बेचेंगे। तो कुछ समय पे क्या होती है कि हमें मजबूरन जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती है जो हमारे देश में प्रोड्यूस की जा सकती है, फिर भी हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब काम सारा आईएमएफ का होता है। आईएमएफ किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर के ये डिसाइड करती है कि कितना डेफिसिट हो सकता है। आपके देश में अभी डेवलपमेंट की नीड ज़्यादा है तो थोड़ा डेफिसिट हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेफिसिट क्यों हो रहा है ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या डेफिसिट इसलिए हो रहा है कि हम जो चीज़ बना सकते हैं, हमारे लोग जिस चीज़ के काबिल हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसे प्रोडक्ट को वहाँ से मंगा रहे हैं और इसकी वजह से हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर करके अपने पेमेंट साइड को बढ़ा लिया है और जो हमारा डेफिसिट है वो क्रिएट हो गया, तो अच्छी बात नहीं है। तो ये काम आईएमएफ का होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। वो डिसाइड करती है कि इस देश में कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत को देखते हुए कितने फॉरेन कंट्री से ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है और कभी अगर रिसिप्ट साइड कम हो पेमेंट साइड से तो क्या दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट टारगेटिंग। ये आईएमएफ और सेंट्रल बैंक मिलकर के डिसाइड करती है, ठीक है, कि 4% का डेफिसिट टारगेटिंग है। तो मान के चलिए 100 का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, 100 का आपका रिसिप्ट है और 104 का पेमेंट है। तो ये क्या है, 4% का आपका जो पैसा है वो ज़्यादा हो गया है, मतलब आपको 4% का मनी ज़्यादा पे करना है रिसिप्ट से। तो हमने देखा कि हमारी ज़रूरतों को देखते हुए हमें आईएमएफ ने ये सजेस्ट किया था कि 4% तक का इन्फ्लेशन, 4% तक का डेफिसिट अलाउ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4% तक गवर्नमेंट उतना पैनिक नहीं करती है, पॉलिसी मेकर इतना पैनिक नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए यही 6% हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बना सकते हैं उसको भी बाहर से खरीद रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ फॉरेन वाले लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म ज़्यादा नहीं है, मतलब हम पैसा सिर्फ दिए जा रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो एक चिंता का विषय बन जाता है, ठीक है। तो तब सरकार रिएक्ट करती है, ठीक है। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या रिएक्ट करती है और कैसे करती है, क्या करती है। तो मैंने कहा कि 4% अगर डेफिसिट टारगेटिंग है तो 4% तक अगर हमारा डेफिसिट होता है तो सरकार उसमें पैनिक नहीं करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरवीन करना पड़ता है, नहीं तो देश की सिचुएशन खराब हो सकती है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले, कैसे इंटरवीन करती है और क्या करती है, उसको समझने से पहले 2 चीज हमें समझना पड़ेगा। एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक जो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन ऑटोमेटिकली, आप नहीं कर रहे हैं, आपके देश के लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट, बस इतना समझिए। और जब हम ट्रांजैक्शन डिलिबरेटली टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ बीओपी, तो वो होता है आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन।
ठीक है, ये तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। जब हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम लोग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और जब एक होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जो मैं बात कर रहा था सरकार क्या करती है। देखिए, जब रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड कम है और पेमेंट साइड ज़्यादा है, तो कहने का मतलब क्या है, या तो आप रिसिप्ट साइड को बढ़ा लीजिए या पेमेंट साइड को कम कर दीजिए। अगर आपको 10 को 6 से बराबर करना है तो या तो 6 को 10 कर दीजिए या 10 को 6 पे ले आइए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार या पॉलिसी मेकर या जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब वो कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं कि वो बैलेंस बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एकोमोडेट मतलब एकोमोडेट करना। तो ये एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या है? देखिए, सरप्लस भी होता है लेकिन डेफिसिट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। डेफिसिट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डेफिसिट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन होती है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेफिसिट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है, पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि रिसिप्ट साइड इज लेस देन पेमेंट साइड। मतलब उसको आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, 6-10 के बराबर, 6-10 से छोटा है, और या तो हमको 10 को 6 के बराबर आना है या 6 को 10 के बराबर ले जाना है, ठीक है। अब सवाल यह है कि आपको या तो पेमेंट आपके देश में आए उसकी व्यवस्था करनी है, या फिर रिसिप्ट ज़्यादा हो, पेमेंट कम हो और रिसिप्ट ज़्यादा हो, इसकी व्यवस्था करनी है, या फिर पेमेंट रिसिप्ट कम हो और पेमेंट के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है जब डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, तो करेंसी। अगर मान लीजिए कि आपको पेमेंट बढ़ाना है, अपनी कंट्री में आपको पेमेंट बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, करेंसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे कि हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो करेंसी को जब हम ज़्यादा कर देंगे, मतलब वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है कि $1 बराबर अगर 60 है तो $1 बराबर अगर 55 हो जाए, मतलब हमें कम पैसा देना पड़े अपनी करेंसी को प्राप्त करने के लिए, $1 को प्राप्त करने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं करेंसी की वैल्यू को बढ़ना। वाइस वर्सा, अगर $1 बराबर 60 है और $1 बराबर अब हमें 65 देना पड़ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरने लगी है। तो आपको, आपके देश में डेफिसिट का सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है, आपको डेफिसिट का सिचुएशन है तो आपके देश में आपको पेमेंट कम करने की ज़रूरत है। आपको पेमेंट कम करने की ज़रूरत है या रिसिप्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो रिसिप्ट को जब बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, आप करेंसी को घटा देंगे। करेंसी को घटाएंगे तो क्या होगा, जिन एक्सपोर्टर को पहले 60 रुपया मिलता था, उन एक्सपोर्टर को अब 65 रुपया मिलेगा। वो इनकरेज होकर के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। पेमेंट को कम करने के लिए, तो पेमेंट को कम करने के लिए क्या होगा कि जो लोग 60 रुपया पे करते थे $1 के लिए, अब उनको 65 पे करना पड़ेगा। तो वो लोग अब कम खर्चा करेंगे ताकि हमको कम पेमेंट करना पड़े। दिस इज द वन मेथड, करेंसी के माध्यम से, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। और करेंसी खुद भी चेंज होती है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं, कोटा इंक्रीज कर देते हैं कि आप एक्सपोर्ट पहले 1 लाख टन तक आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, अब आप क्या कर सकते हैं, आप 3 लाख टन तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोटा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब इनकरेज होकर के वो क्या करेंगे, एक्सपोर्टर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये दो हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, फॉस्टर टूरिज्म, ताकि ज़्यादा लोग हमारे देश में आए, हमारे देश में आकर के पैसा अपना पे करें, ठीक है। तो जो रिसिप्ट साइड है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, 2 तरीका है, या तो आप रिसिप्ट साइड को इंक्रीज कर दीजिए अगर आपसे खर्च कम नहीं हो पा रहा है तो, नहीं तो आप क्या कीजिए, आप पेमेंट को कम कर दीजिए, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि
जो पेमेंट, जो रिसिप्ट साइड है उसको बढ़ाइए, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लोग, जब आपके देश में पैसा आएगा तो डिमांड मजबूत होगी और लोग पैसा खर्च करेंगे तो इकॉनमी थोड़ी बिल्ड होगी। खर्चा कम करने से बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ओके। पॉलिसी चेंज करती है, ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने लगा, कंपनीज ग्रो होने लगी। ये तो तमाम तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके माध्यम से हम बीओपी के डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम क्या करें, हम या तो देश में पेमेंट को घटा दें या सरप्लस को बढ़ा दें। तो ये इस तरीके के कुछ कारण होते हैं जिससे हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ये हुआ कि हम डेफिसिट को कैसे करेक्ट करते हैं। एक होता है कि हम वेट करते हैं मार्केट का। मान लीजिए 4%, और मान लीजिए कि हमने डेफिसिट टारगेटिंग रखा था और 4.25% हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हम पैनिक करते हैं, हम वेट करते हैं मार्केट का कि मार्केट खुद इक्विलिब्रियम में आ जाए। आप कहोगे मार्केट खुद इक्विलिब्रियम में कैसे आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। आप मान के चलिए कि देश में रिसिप्ट ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज़्यादा है। तो पेमेंट ज़्यादा है तो लोगों के पास पैसा क्या है, कम होगा, क्योंकि खर्च उनको ज़्यादा करना पड़ रहा है। देश में क्या होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो लोग इंपोर्ट कम करेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिकल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है। लेकिन हम इतने देर तक वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तो हम पहले देखते हैं कि डेफिसिट किस नेचर का है। थोड़ा बहुत है तो हम वेट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट तुरंत इंटरवीन करती है, चाहे वो करेंसी को बढ़ाना हो, करेंसी के वैल्यू को बढ़ाना घटाना हो, चाहे वो टूरिज्म को बढ़ावा देना हो, कोटा बढ़ाना हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, इंपोर्ट पॉलिसीज हो, जितनी भी पॉलिसीज होती है उस पर सरकार काम करके उसको करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम ट्रेड करते हैं दो कंट्रीज के बीच में तो उनका करेंसी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और जिस भी कंट्री का प्रोडक्शन आइटम होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी देश की करेंसी में हमको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगर इंडिया का प्रोडक्ट होगा, इंडिया का सेलर होगा, इंडिया का एक्सपोर्टर होगा, तो इंडिया की करेंसी में पैसा आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल यह है कि हमारे मन में सवाल आता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज होता कैसे है, फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे होता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो राउंड द क्लॉक चलता रहता है। राउंड द क्लॉक चलने का मतलब ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया से शुरू होता है और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड अमेरिका तक, ये सारी जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां तक जाता है। ये क्या क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये साउथ ईस्ट एशिया से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं उसका ठीक उल्टा वेस्टर्न कंट्री में होता है। तो जब हमारे यहाँ की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खुली होती है तो वहाँ का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बंद होता है। लेकिन पैसिव ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका का फॉरेक्स मार्केट बंद भी है तो वहाँ की जो डॉलर की करेंसी है उसकी डिमांड जारी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमेशा रनिंग होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रात के 12 बज रहे हैं, इंडिया का मार्केट क्लोज है, लेकिन इंडिया के आईएनआर को डिमांड किया जा रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है नंबर 1 जहां पे हम करेंसी को ट्रेड करते हैं। और ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज। ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज। जिस करेंसी की हमको जरूरत होती है वो हम परचेस करते हैं, और जिन लोगों को हमारे करेंसी की जरूरत होती है हम उनको बेचते हैं। क्या हम ये ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओनली
जो लोग आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं वही लोग फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेट्स से आपको विदेश जाना है, तो आप अपने जो लोकल आपका बैंकर है, जो बैंक है, आप उसमें रिक्वेस्ट रेज करेंगे, या फिर आपके यहाँ आसपास जो फॉरेन एक्सचेंज एजेंट हैं जो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड हैं उनके पास आप जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे डॉलर की ज़रूरत है, मुझे जाना है, न्यूयॉर्क जाना है घूमने के लिए। पैसा जो है आपको, वो आपको वहाँ पे आप रिक्वेस्ट रेज करोगे, आपके बदले में वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करेगा, ठीक है, और फिर वो आपको वहाँ पे आपको अगले दिन या फिर उसी दिन आपको पैसा जो वहाँ का डॉलर है वो आपको दे देगा, ठीक है। एक चीज़ समझिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए, बाय और सेल करने वाला दोनों क्या होगा, सेंट्रल बैंक, मतलब हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारा आरबीआई है, उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और लोग रिक्वेस्ट रेज करते हैं और फिर उसको मेंटेन किया जाता है। एक हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास पैसा दूसरे देशों का आते जाते रहता है, ठीक है। अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे जैसे 25 लोग गए या 25,000 लोग गए और कहा कि मुझे डॉलर की ज़रूरत है, और मैं इंडिया में 25,000 आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 25,000 लोगों ने डॉलर का डिमांड किया। सेम गोज इन नेपाल, देन द थाईलैंड एंड जापान एंड वियतनाम, एवरीवेयर। लेट्स से कि उस दिन क्या हुआ, कम से कम 10 मिलियन पीपल ने क्या किया, उस डॉलर को डिमांड रेज किया। तो उस दिन क्या हुआ, चूंकि डॉलर की डिमांड जो है, डॉलर का डिमांड उस दिन ज़्यादा हो गया, तो डॉलर का रेट जो है, डॉलर की करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उसी तरीके से यहां भी समझिए। जिस देश की जिस करेंसी की वैल्यू एक दिन में बढ़ जाए, डिमांड उसकी बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारे देश की करेंसी 10 पैसे मजबूत हो गई, कमजोर हो गई। ये कैसे होता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है, ये मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है। ये मार्केट कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ठीक है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो पार्टिसिपेंट्स के पास होता है और इससे हम ट्रेड करते रहते हैं। ये 24 घंटे ओपन होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज किसी भी देश की करेंसी इतनी डिमांड हुई, ठीक है, और इतना सप्लाई हुआ, तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यही उस देश की करेंसी को डिसाइड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दिन अगर डॉलर के मुकाबले हमारा मुकाबला हमेशा डॉलर से होता है, या किसी भी कंट्री का मुकाबला हमेशा डॉलर से होता है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल पेमेंट स्टैंडर्ड है जिसको सारी कंट्री जो है वो फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू द IMF। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का करेंसी है, आज इतना ज़्यादा डिमांड हुआ कि सप्लाई कम हो गया, डिमांड एक्सीड सप्लाई, और डिमांड सप्लाई के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी देश की करेंसी को ज़्यादा डिमांड किया जाता है एट अ पर्टिकुलर डे, उस दिन उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब डिमांड करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेट्स से कि गुड टाइम टू विजिट इंडिया इज फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। मान के चलिए कि फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इंडिया में बहुत अच्छा मौसम होता है, होली होती है, बसंत होता है। तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, इस दौरान लोग करेंसी की ज़्यादा डिमांड करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो उस दौरान करेंसी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। या इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट आया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आई कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, लोगों की इच्छा ये हुई कि हमको इंडिया विजिट करना चाहिए, या इंडिया में एजुकेशन का कुछ माहौल अच्छा हो गया,
लोग एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भी उनको इंडिया की INR की ज़रूरत होगी। तो जो ये सारे डिमांड होते हैं, यही डिमांड डिसाइड करता है कि किसी भी देश की करेंसी कितनी होने वाली है। जिस दिन डिमांड ज़्यादा होता है उस दिन आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज कितने तरीके का होता है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होगा कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, देखिए वो भी चेंज होता है। फिक्स का मतलब ये नहीं है कि अगले 20-25 साल के लिए फिक्स्ड हो गया। आपने कहा कि फॉर नेक्स्ट 90 डेज डॉलर की वैल्यू रुपीस के में इतने होगी, $1 बराबर 40 रुपये होगी फॉर नेक्स्ट 90 डेज। ठीक है, ठीक है। और जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं तो वो फ्लोटिंग हो गया। ठीक है, तो फिक्स्ड कोई मार्केट में नहीं होता है। जब आपने मार्केट कर दिया तो फ्री प्ले, मार्केट का मतलब ही होता है फ्री प्ले, मार्केट को खुला छोड़ दो, डिमांड और सप्लाई पे सारी चीजें डिसाइड होगी। तो फ्लोटिंग जो होता है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट। और ये क्या होता है, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और तीसरा कैटेगरी होता है जिसमें इंडिया फॉल करता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विथ गवर्नमेंट कंट्रोल। फ्लोटिंग एक्सचेंज विथ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये इंडिया करती है। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट के फोर्सेस पे रख दिया जाता है और कहा जाता है कि जिस हिसाब से हमारी करेंसी की डिमांड होगी हमारा पैसा भी मजबूत और कमज़ोर होगा। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जहां पे सरकार इंटरवीन करती है जब स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि BOP की डेफिसिट की सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और मॉनिटर करते रहती है। गवर्नमेंट का काम है मॉनिटर करना कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में राउंड द क्लॉक बिजनेसेस चलते रहते हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए गवर्नमेंट मॉनिटर करते रहती है और उसको फ्री प्ले छोड़ देती है कि मार्केट फोर्सेस पे डिमांड और सप्लाई होता रहे और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आपका जो करेंसी है वो डिसाइड होता रहे। लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं होती है, कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और गवर्नमेंट को करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना घटाना पड़ता है। बट 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम क्या होता है, करेंसी की वैल्यू मार्केट ही डिसाइड करता है। लेकिन जब हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है, कंट्रोल में नहीं होती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि करेंसी को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो जब करेंसी की वैल्यू, करेंसी फ्लक्चुएट ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, जब मार्केट फोर्सेस की वजह से, मतलब डिमांड और सप्लाई की वजह से जब वैल्यू चेंज होती है, चेंज का मतलब बढ़ना और घटना दोनों होता है, तो उसको हम कुछ और नाम देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डिमांड आपकी करेंसी की बढ़ी तो उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, और एक होता है डिमांड आपके करेंसी की कम हो गई वर्ल्ड मार्केट में तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अगर $1 बराबर 60 है और 60 से आपको 55, मतलब आपको कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग एप्रिसिएशन कहेंगे।
ठीक है, और वो मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ है। और डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि पहले आप एक डॉलर के बदले 60 देते थे और अब आपको 65 देना पड़ रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपके यहाँ जो डिमांड का सिचुएशन था आपकी करेंसी का, उसके माध्यम से। अब करेंसी फ्लक्चुएट ड्यू टू, या आप ऐसा कह सकते हैं करेंसी फ्लक्चुएटेड डेलिबरेटली। तो अगर इंक्रीज हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन, और डिक्रीज हुआ क्या हमने किया तो डिवैल्यूएशन। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, फिस्कल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तमाम तरीके की, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं अपनी इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो उसमें जब जानबूझ करके हम अपनी करेंसी को घटाते बढ़ाते हैं तो बढ़ाने को हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं और घटाने को डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो जब डेलिब्रेट प्रोसेस होता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन बोलते हैं, और जब मार्केट फोर्सेस के कारण घटता बढ़ता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कब करते हैं, गवर्नमेंट कब करती है? बहुत कम समय के लिए करती है और बहुत रेयर करती है, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है। 5-6 साल 10 साल के बाद उनको करना पड़ता है अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग के अपने कुछ फायदे हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम कंक्लूड करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या होता है? इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, उनको पता होता है कि अगले 90 दिन के लिए ऐसा संभव है, ठीक है। और क्या डिमेरिट होता है? फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इनसिक्योरिटी, मार्केट आर नॉट इनसिक्योर। थर्ड, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इकोनॉमी, सब कुछ प्लान होता है। देखिए, जो इसका डिमेरिट होगा वही जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसका मेरिट होगा, ठीक है। अब इसका डिमेरिट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने एक चीज का प्राइस तय कर दिया। मैंने कहा कि इस मार्कर का जो रेट है, जो प्राइस है, वो 50 रुपये है। मैंने कुछ नहीं सोचा और एक प्राइस रख दिया। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या मैंने ये देखा कि इसकी यूटिलिटी क्या है और इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है? जब हमने ये नहीं देखा और अचानक से एक प्राइस तय कर दिया तो ये कहाँ से इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इकोनॉमिकली साउंड है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत बड़ा लूज होता है। नॉट अ मॉडर्न टेक्निक, नॉट अ मॉडर्न और रैशनल अप्रोच, कोई रैशनल अप्रोच नहीं है। प्राइसिंग, प्रॉपर प्राइसिंग इज नॉट पॉसिबल। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होती है कि जो प्राइस है, जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसके माध्यम से हम कर पाते हैं। अब हम थोड़ा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के मेरिट को देख लेते हैं। इकोनॉमिकली करेक्ट, प्रॉपर प्राइसिंग, स्पेकुलेशन, अपॉर्चुनिटी टू अर्न, अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट द इकोनॉमी, ये सारे एडवांटेज जो हैं वो फ्लोटिंग का होता है। हाउएवर, सबसे अच्छा
जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विथ गवर्नमेंट कंट्रोल, सो दैट वेन एवर नीड अराइजेज गवर्नमेंट कैन इंटरवीन। ठीक है, हालांकि सारी की सारी जो डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड होता है, लेकिन इसके अलावा भी जब भी गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। इसी के साथ आपका चैप्टर 6 समाप्त होता है। और भी जानकारी के लिए और भी लेक्चर्स को सुनने के लिए आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक के चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।